नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने पर है। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में शकरपुर इलाके से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 94.37% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के पहले चरण का मतदान जारी और सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने पर है और आगरा की मेट्रो परियोजना इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कोरोना के टीके की प्रतीक्षा कर रहा है और ये प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने मेट्रो सेवाओं के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार अब स्थानीय पर्यटन पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में देश 65वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। श्री मोदी ने कहा कि 2014 तक भारत में 225 किलोमीटर मेट्रो लाइनें थीं, जो पिछले 6 वर्षों के भीतर बढ़कर 450 किलोमीटर से अधिक हो गई हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 7 मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली रैपिड रेल प्रणाली दिल्ली से मेरठ तक निर्माणाधीन है और हरित हवाई अड्डे सहित कई अन्य विकास कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के शहरी मध्यम वर्ग को घर, स्वास्थ्य कार्ड और ऋण पर सब्सिडी की सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संचार और आधारभूत ढांचे पर देश में अब सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा मेट्रो के दोनों गलियारों को पूरा करने के लिए 5 साल की समय सीमा तय की है, जो शहर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी और इस पर 8,380 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि पहले सेक्शन में ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद तक मेट्रो ट्रेन लगभग 3 साल में चलेगी। मेट्रो जो है इतनी वेल कनेक्टेड इन दोनों रूट से होने जा रही है कि लोगों को बहुत सुविधाजनक लीस्ट पॉसिबल टाइम में वो अपने स्पॉट पे पहुंचेंगे और वो एक ग्रीन प्रोजेक्ट है बिकॉज ग्रीन इन द सेंस कि इसमें कोई स्मोक नहीं होता क्योंकि ट्रेन पूरी इलेक्ट्रिफाइड है। प्लस एक ट्रेन में अगर मैं 250 पैसेंजर भी मान लूं तो 750 पैसेंजर 3 कार की ट्रेन में जाएंगे। मतलब और जो हम प्लान कर रहे हैं कि शुरू में हर 5.5 मिनट पे एक ट्रेन चले, मतलब हर 5.5 मिनट पे 750 लोग जा सकते, कम से कम 17 से 18 बसेस के बराबर है। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना की पिछले साल 8 मार्च को शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट से आगरा शहर की 26 लाख से ज्यादा की आबादी को तो फायदा होगा ही, साथ ही देश विदेश से हर साल आगरा आने वाले कम से कम 60 लाख पर्यटकों के लिए यातायात का एक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल माध्यम उपलब्ध होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा मेट्रो परियोजना से राज्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और आम जनता को यातायात का सुगम साधन मिलेगा। इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे। इस दृष्टि से क्योंकि आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहाँ पे निवास करती है, अपितु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राज्य में उनके विभाग की सभी परियोजनाएं तीव्र गति से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की 702 किलोमीटर मेट्रो लाइनों में से 86 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में हैं। कोलकाता मेट्रो ने लोगों के लिए यात्री सुविधाएं बढ़ाते हुए आज से अतिरिक्त फेरे लगाने और अपनी सेवाओं का समय बढ़ाने का फैसला किया है। कोलकाता मेट्रो सोमवार से शनिवार तक रोजाना 190 के बजाय 204 फेरे लगाएगी। एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सेवाओं के विस्तार करने के लिए कोलकाता मेट्रो की प्रशंसा की है। रेल मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुबह और शाम के अति व्यस्त समय के दौरान हर 7 मिनट पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का किसी भी आंदोलन में भाग लेने का उद्देश्य केवल सरकार के प्रस्तावों का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की कार्रवाई से लगता है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। कांग्रेस द्वारा नए कृषि कानूनों का विरोध किए जाने पर श्री प्रसाद ने कहा कि 2019 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों में संशोधन को शामिल किया था। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए कृषि कानूनों के विरोध से कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का दोहरा रवैया उजागर हुआ है। श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने 2005 में कृषि कानूनों में संशोधन की वकालत की थी और आज वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 5वें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने की कोई आशंका नहीं है। इस बीच कर्नाटक के रामनगर जिले के एक किसान जयशंकर ने केंद्र सरकार के कृषि विपणन कानून के सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून से बिचौलिए हतोत्साहित होंगे जो कृषि उत्पादों पर 80% से अधिक लाभ कमाते थे। किसानों को मात्र 20% या इससे कम मूल्य मिलता था। उन्होंने कहा कि किसान बीमा योजना भी किसानों के लिए लाभदायक है। चंडीगढ़ के मुक्तसर साहिब के किसान शिवचरण सिंह ने नए कृषि कानूनों के संबंध में अपने विचार साझा किए हैं।
उन्होंने कहा है कि ये कानून ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ किसान विपक्ष के बहकावे में आकर इनका विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों से न केवल किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि फसलों के विविधीकरण में भी अप्रत्यक्ष ढंग से मदद मिलेगी। मैं शिवचरण सिंह जो कि डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर स्टेट पंजाब तो बिलोंग करदा। मैं किसानी दे नाल जन्म तो ही ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਟਸ਼ੈਲ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਊਗੀ। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में सरकार किसानों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना के तहत खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मौजूदा मौसम में 63,563 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के MSP की खरीद से लगभग 32,92,000 किसानों को लाभ मिला है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा खरीफ मौसम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आज एक मुठभेड़ के बाद शहर के शकरपुर इलाके से 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि इनमें से 2 पंजाब के और 3 कश्मीर के हैं। आज सुबह एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे अर्ली मॉर्निंग में 5 लोगों को अप्रहेंड किया गया है। ये 5 लोगों में से 2 पंजाब बेस्ड हैं, 3 कश्मीर बेस्ड हैं और इनके पास से 3 पिस्टल्स, 2 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपए कैश करीब मिला है। जो इम्पोर्टेंट चीज आई है सामने वो ये कि ये इनकी अरेस्ट बेसिकली एक लिंक है, कड़ी है, जो कि शो करती है कि किस तरह से ISI खालिस्तान मूवमेंट जो ये एक अलगाववाद फैलाना चाहते हैं उसको किस तरह से ये कश्मीर टेररिज्म से लिंक करवा रही है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि गिरफ्तार किए गए तीनों कश्मीरी व्यक्ति हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। श्री कुशवाहा ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से गुरजीत सिंह भूरा और सुखदीप गैंगस्टर हैं और इनका पाकिस्तान स्थित ISI से संबंध है। उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने और आतंकवाद के खिलाफ खड़े लोगों का मनोबल गिराने के लिए किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये दोनों शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह भीखीविंड की हत्या में भी शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 33,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 96,77,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी में 391 लोगों की मौत हुई है। देश में मृतकों की कुल संख्या 1,40,573 हो गई है। अभी देश में 3,96,700 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कल 39,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। अब तक करीब 92 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.37% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कोविड के करीब 14 करोड़ 78 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 8 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 140 दिनों के बाद संक्रमित रोगियों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 7 दिन से देश में 10 लाख की आबादी पर 186 मामले सामने आने की पुष्टि हुई है, जबकि ये आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 504 है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने देश में ही तैयार की गई कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की आपातकालीन मंजूरी का आवेदन किया है। SII के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि यह टीका बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाएगा।
इंस्टीट्यूट ने भारत के औषधि महानियंत्रक को भेजे गए अपने आवेदन में कहा है कि महामारी की मौजूदा स्थिति और लोगों की चिकित्सा संबंधी जरूरतों के मद्देनजर आपात मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले फाइजर कंपनी भी ऐसा ही आवेदन कर चुकी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोरोना का टीका सबसे पहले राज्य के 5 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जाएगा। करीब 3,52,000 सरकारी स्वास्थ्यकर्मी राज्य में टीका लगाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके अलावा लगभग 4,000 निजी संस्थानों के स्वास्थ्यकर्मी भी टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता करेंगे। इस बीच राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 97% से अधिक हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी आई है। राज्य में कल तक संक्रमितों की कुल संख्या 22,427 थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 29 नवंबर तक 28,258 मामले थे। दिसंबर माह में रोज सामने आ रहे संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले संक्रमण से मुक्त हुए मामलों की संख्या ज्यादा रही। पिछले 6 दिन में पूरे राज्य में 12,000 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसके मुकाबले में 18,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस माह के शुरुआती दिनों में कोरोना संक्रमितों की ठीक होने की दर 147% रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में शुरू से संवेदनशील रहे जयपुर और जोधपुर शहरों में भी पिछले दिनों में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी पूरे राज्य के 62% सक्रिय मामले इन दोनों शहरों में हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुंबई में कोविड-19 मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन 1,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 786 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब संक्रमितों की कुल संख्या 2,86,046 हो गई है। इस दौरान इस महामारी से 13 लोगों की मौत हुई। मृतकों की संख्या पिछले 3 दिनों से 20 से कम रही है। शहर में अब तक कुल मृतकों की संख्या 10,902 हो गई है, जबकि 1,652 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक 2,61,191 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय 13,132 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 517 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इसकी कुल संख्या बढ़कर 2,73,858 हो गई है। कल 33,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 862 लोगों के इस संक्रमण से ठीक होने के बाद राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.62% हो गई है। राज्य में अब तक कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2,64,606 हो गई है। इस बीच राज्य के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 2 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 1,474 हो गई है। इस समय राज्य में 7,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इनमें से 5,800 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर अंडर 2020 शुरू की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करते हुए कोरोना कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वीके पॉल ने कहा कि सभी उपाय वैज्ञानिक तरीके से चलाए गए हैं। इंडिया imposed very critical and effective restrictions on the travel of people coming from the nations where the outbreak had already taken place and taken root. This was incrementally increased and intensified as the need arose. And this helped us in containing the disease in a very localized manner in the early phases of outbreak. The dividends of this we are reaping even today. मंत्रियों के एक दल द्वारा प्रतिदिन कोरोना मामलों की निगरानी की जाती थी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी रोकथाम के उपायों को कड़ाई से लागू करने और कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के निर्देश दिए।
सघन निगरानी के उपायों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षण के भी सभी नियमों के सख्ती से पालन करते हुए कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में बहुत हद तक कामयाबी दर्ज की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना अनुरूप व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय उठाने की हिदायत देते हुए फेस मास्क, 2 गज की दूरी और नियमित हाथ की सफाई को कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का मूल मंत्र बनाया। सामुदायिक संक्रमण की स्थिति से बचने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कदम उठाए। देश में लंबे अरसे तक सभी और कई राज्यों में अभी तक समस्त शिक्षा संस्थान बंद रखे गए। एहतियाती कदम के अंतर्गत स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब, रेस्टोरेंट और पब्स भी बंद रखे गए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों ने सामाजिक समारोह में आने वाले लोगों की संख्या पर अंकुश लगाते हुए शादी और दाह संस्कार जैसे कर्मों और विधानों में भी उपस्थित रहने वालों की संख्या बल पर भी दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना काल में भी प्रवासी मजदूरों की सुविधा और सुरक्षा के समुचित ध्यान रखते हुए केंद्र ने 1 मई से चलने वाली तकरीबन 4,450 श्रमिक विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 60 लाख लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया, जिनमें छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक समेत अन्य लोग भी शामिल थे। इन उपायों समेत अन्य और कई त्वरित विज्ञान आधारित फैसलों की वजह से आज देश सामान्य स्थिति की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने में अपनी कामयाबी दर्ज करते हुए कोरोना महामारी के अश्वमेध को रोकने में कामयाब रहा। आकाशवाणी के लिए सौभाग्य। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगते चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने पर है। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में शकरपुर इलाके से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 94.37% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के पहले चरण का मतदान जारी और सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। पहले 4 घंटों में लगभग 27% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव अधिकारियों के अनुसार जम्मू संभाग के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में 37.88%, जबकि कश्मीर संभाग के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में 14.87% मतदान हुआ। कड़ाके की ठंड के बीच इन 34 चुनावी क्षेत्रों में मतदान सवेरे 7 बजे प्रारंभ हुआ है और ये शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से जारी है। आज के चरण में 34 जिला विकास चुनावी क्षेत्रों के लिए 249 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में कुल 7,17,322 मतदाता मतदान कर सकते हैं और उनके लिए कुल 1,910 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन चुनावों के पहले 3 चरणों में 119 जीडीसी क्षेत्रों में 50% मतदान हो चुका है और अगले 3 चरणों में मजीद 127 क्षेत्रों में ये मतदान होना है। मतगणना 22 दिसंबर को होगी। मुश्ताक अहमद आंत्रे, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की 21 सीटों पर हो रहे पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 11:30 बजे तक 34% मतदान होने की खबर है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 14 लाख मतदाता 130 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। बीटीसी चुनाव को अगले साल होने वाले असम के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। दिसपुर में सहयोगी बीजेपी और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
इस चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और AIDF गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण संकेत देता है कि दोनों दल आगामी विधानसभा चुनावों में भी साथ आ सकते हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, वरिष्ठ मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, BPF प्रमुख हाग्रामा महिलारी, वरिष्ठ मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा और रिहन दैमारी, UPPL के अध्यक्ष प्रमोद बोरो, AIDF प्रमुख बदरुद्दीन आजमल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा और सांसद नभ सरैया ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। दूसरे चरण के लिए 19 सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 12 सितंबर को होगी। केरल में कोविड-19 महामारी के बीच त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल होगा। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, अलपुझा और इडुक्की जिलों में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 10 तारीख और तीसरे चरण का मतदान 14 तारीख को होगा। मतगणना 16 दिसंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शहीद जवानों, दिव्यांग सैनिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देने का आह्वान किया है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि हमारे जवान देश के रक्षक हैं और उन्होंने नागरिकों की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहादुर जवानों के शौर्य और देशभक्ति के लिए उन्हें नमन करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा है कि यह दिन सशस्त्र बलों और उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का खास अवसर है। उन्होंने कहा कि देश को उनकी बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से हर साल 7 दिसंबर को सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। लोग वेबसाइट ksb.gov.in पर योगदान कर सकते हैं। ये योगदान आयकर की धारा 1961-80G के अंतर्गत कर मुक्त है। वयोवृद्ध हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का कल दिल्ली में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। उनका जन्म 7 जनवरी 1932 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। उन्होंने आकाशवाणी के पटना केंद्र में काम किया और बाद में वो नई दिल्ली में आकाशवाणी के उप महानिदेशक के पद पर रहे। वो लेखक भी थे और मोतियों वाले हाथ, हीरा की आंखें और हवा में 30 बरस उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर से आसमान साफ रहेगा। तापमान 16 और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना है। तापमान 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सवेरे धुंध छाई रही। रात में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान में बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना है। तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 21 डिग्री के आसपास रह सकता है। शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है। लेह में आमतौर पर बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे, जबकि अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आसमान में बादल छाये रहेंगे। हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सभी महानगरों से अधिक दर्ज की गई हैं। पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गई है, जबकि डीजल 80 रुपये से अधिक कीमत पर बिक रहा है। महाराष्ट्र के 27 जिलों में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये से अधिक है, जबकि 16 जिलों में डीजल 80 रुपये प्रति लीटर से अधिक दाम पर बिक रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने पर है। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना निर्माण कार्य का उद्घाटन किया।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में शकरपुर इलाके से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 94.37% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के पहले चरण का मतदान जारी और सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।